नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इस वक्त जो डिस्कशन चल रहा है वो आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चल रहा है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो, TGT हो, PGT हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, उन तक भी इस वीडियो की पहुँच बनाएँ ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों और आपकी भला हो सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा गहना होता है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप भी सफलता पा सकते हैं और दूसरे लोग भी सफलता पा सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसा गहना होता है प्यारे दोस्तों, या कह लीजिए शिक्षा एक ऐसा धन होता है जो जितना बांटेगा उतना ज़्यादा उसको मिलेगा। तो इसलिए प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। आधुनिक भारत के इतिहास से जिस तरह से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा किला है जिसका सबसे पहले निर्माण अंग्रेज़ों ने करवाया था, यानी ब्रिटिश ने करवाया था। आपका विकल्प क्या है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजलो। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 4 विकल्पों के आधार पर आपको ये चूज़ करके बताना है, ये चयन करके बताना है कि कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण सबसे पहले ब्रिटिशों ने करवाया था। आपका विकल्प क्या है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजलो। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो पहले दोस्तों जिस किले की या कह लीजिए जिस किले का निर्माण सबसे पहले ब्रिटिशों ने करवाया था वो कौन सा किला है? तो वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा किला है दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज वो पहला किला है जिसका निर्माण ब्रिटिश ने करवाया था। कब करवाया था? तो ये करवाया था प्यारे दोस्तों 1639 से 1640 के बीच में। याद रखिएगा कब करवाया था? 1639 से 1640 के बीच में करवाया था। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, नीचे आपका कूट दिया हुआ है। तो कथनों के आधार पर आपको कूट का चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन कह रहा है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों गलत है? तो विचार करते हुए दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ कुछ न कुछ किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। हमने इससे पहले हिंदी का भी डिस्कशन किया है, हिस्ट्री से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इससे पहले भी हम लोग ने काफ़ी टॉपिक का डिस्कशन किया है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे दोस्तों, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे बताइए दोस्तों? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों, और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात सही है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन 1 दिया हुआ है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बात समझ में आ रही दोस्तों? समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी।
कारण कह रहा है कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा बच जाता, यानी कि बेवेल योजना का ऐसा विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत में जो बंटवारा होना था वो बच जाता। ये आपका कारण कह रहा है। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। ये आपके विकल्प में दे रहा है। तो आपको उत्तर का चयन करना है दोस्तों। आपको कथन भी दिया हुआ है, कारण भी दिया हुआ है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ दोस्तों अगर बात किया जाए बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, तो ये बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए कारण की, तो बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा रुक जाएगा, बच जाता, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उसकी विचारधारा ऐसी थी ही नहीं कि भारत का बंटवारा रुक जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कारण सही, कथन सही हो जाएगा लेकिन कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि कथन सही है और कारण गलत है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है। विकल्प है बी एन राव, श्री यानी सी लिखा हुआ है श्री राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, वीपी मेनन। चार विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है कि पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है। विकल्प बहुत ही अच्छा है, बी एन राव, श्री राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, वीपी मेनन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, वीपी मेनन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो चलिए देखते हैं। तो क्या दोस्तों अगर बात किया जाए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कथन भी आपका सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तो कौन से विकल्प में दे रहा है, तो इसी विकल्प में दे रहा है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कौन सा व्यक्ति था जिसने कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। विकल्प है हेनरी लुइस विलियम डोरजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किस व्यक्ति ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से प्रश्नों को देखते हुए विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिएगा कि आपके साथ साथ और लोग भी देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगते हैं किसी वीडियो को तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वैसे भी हमने ठान रखा है सफलता आपको दिलाने का, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, तो इसलिए जुनून के साथ जुट जाइए, मेहनत से पीछे नहीं भागना, संघर्ष से पीछे नहीं भागना दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितनी अच्छी मेहनत होगी, उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिसने क्रिप्स मिशन भेजा था। पहला विकल्प है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा है स्टैनली बाल्डविन, तीसरा विकल्प है नेविल चैम्बरलेन, और डी विकल्प है विंस्टन चर्चिल। तो किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, यानी ब्रिटिश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। विकल्प आपके सामने ही है दोस्तों, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। तो प्यारे दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन भेजने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। समझ में आ रही दोस्तों, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता है इसके रचयिता कौन है। विकल्प है अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन है, आपके विकल्प हैं अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन थे और कब हुआ था। भाई दोस्तों आपको बता दूं, ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता है इसके रचयिता है सरोजनी नायडू, और इनके द्वारा 1905 में प्रकाशित कविताओं का एक प्रसिद्ध संग्रह, यानी 1905 में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, किसने किया था, तो सरोजनी नायडू ने किया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन है, सरोजनी नायडू, और इनके द्वारा ये जो कविता है ये कब प्रकाशित की गई थी, तो 1905 में की गई थी दोस्तों, 1905 में की गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। बात समझ में आ रही है। प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। पहला है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया था, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, इसने श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया था। तो कौन सा विकल्प है जो इस प्रश्न को सही संतुष्ट करता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, तो वो कारण था कि इसने क्या किया था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। बात समझ में दोस्तों, यानी कि इसने एक नियम बना दिया था, एक कानून पारित कर दिया था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाए। तो इस लिहाज से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट की घटना कब घटित हुई थी, तो ये घटित हुई थी प्यारे दोस्तों मार्च 1919 में। याद रखिएगा कब घटित हुई दोस्तों, मार्च 1919 में। बात समझ में आ रही है, मार्च 1919 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों प्रश्न क्या है। क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके जो प्रस्ताव थे उस प्रस्ताव में कौन कौन सी बात थी। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बात कही गई थी, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए बात कही गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है।
कृषि प्रस्तावों के प्रावधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए भारत की स्वतंत्रता के लिए बात कही गई थी कृषि प्रस्तावों में, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए बात कही गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कथन भी दूसरा सही है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख महिला संगठक थीं? बात समझ में आ रही दोस्तों? यानी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त अरुणा आसिफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, यानी कि बनाने वाली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, किस संगठन से जुड़ी हुई थी और भूमिगत होकर के उन्होंने क्या किया था कि संगठन का हिस्सा बनी थी। वो संगठन कौन सा है जो भूमिगत होकर के भी उन्होंने उस क्रियाकलाप में क्या किया था, साथ दिया था, यानी उस आंदोलन का साथ दिया था। किसने दिया था? अरुणा आसिफ अली ने दिया था। किस दौरान दिया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। तो आपको बताना है विकल्प कौन सा सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था या स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत होकर के जिस आंदोलन का समर्थन किया था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये आंदोलन हुआ था प्यारे दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बात समझे दोस्तों? किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका एक और नाम है अगस्त क्रांति। किस नाम से दोस्तों? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? समझ रहे हैं दोस्तों? जो अहमद शाह अब्दाली था उसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? पहला विकल्प है कि यह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दूसरा है उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तीसरा है वह मुग़ल प्रशासन को 4 महल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। और डी विकल्प है वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदान को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो तत्कालिक कारण था वह था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही है? पहला है इसने प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो साइमन कमीशन की संस्तुति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है दोस्तों वो कथन है, इसने क्या किया था
कि प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। बात समझे दोस्तों, इसने क्या किया था कि प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पहले दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है वो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में वह कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प चारों विकल्पों में नहीं था? पहला है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों बंगाल के विभाजन को रद्द करना। उनके जो योजना थी, जो संकल्प थे, उसमें नहीं था। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इस वक्त वर्तमान पांडिचेरी है उसके कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इन तीनों में से कौन सा कथन है जो सही है? केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, या ये सभी सही हैं? पांडिचेरी के संदर्भ में आपको उत्तर देना है दोस्तों। पहले दोस्तों पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये बात सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय फ्रांसीसी नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, केवल पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर कब्जा कब किया था? तो ये 1761 में किया था। कब किया था? 1761 में। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। प्यारे दोस्तों भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बात कही गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए इनका नाम विख्यात है। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय उषा मेहता की ख्याति क्या थी, यानी कि उस उषा मेहता का पद क्या था? तो उषा मेहता का जो पद था दोस्तों वो था भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1778 की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू व्यवस्था प्रणाली थी उसे लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? क्या कारण था? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसमें कोई भी बातें सही नहीं हैं। तो आपका पहला कथन भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। इस लिहाज से डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। प्रयास कीजिए कि जुड़ने के साथ साथ वो वीडियो को भी देखें ताकि हमारा खुद का मनोबल बढ़े, हम और अच्छा करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था,
उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आइए देखते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था जो कि 1942 में हुआ था, इसका जो कथन है वो कौन सा सही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहली बात तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, बिल्कुल सही है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी सही था। पर यह जो आंदोलन है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है, तो ये जो आंदोलन है ये अहिंसक था, ये गलत है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। पहला है भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियाओं के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारियों लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था पर संपूर्ण विदारण। तो इसका जो विकल्प सही है वो दोस्तों डी विकल्प सही हो जाएगा कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण ये तत्व का साझा कारण है जो मुहैया किया गया था। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1898 ईस्वी में सर विलियम वेडरवन और W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के सामाजिक न्यायपालिका में प्रवेश के लिए अभियान करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश के लिए आंदोलन करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझिए दोस्तों, 1898 में सर विलियम वेडरवन और W.S. केन ने जिस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी वो क्या था कि राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। शुद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। वह दोस्तों इसका बी विकल्प सही होगा। इससे पहले भी हमने डिस्कशन कर रखा है कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जाना और मुकदमों की सुनवाई पर संक्षिप्त प्रक्रिया, है ना, सुनवाई किससे होगी, संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा होगी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वपणि जोर दिया। तो पहले दोस्तों दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सर्वाधिक प्रभावी देन थी वो क्या थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। यानी पहला कथन सही है तो ए विकल्प में दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो दोस्तों आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये भी गलत हो जाएगा। तंबाकू में लाल मिर्च की खेती ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्टेंगे चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो किस योजना पर आधारित था, तो वो योजना थी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो योजना थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 योजना थी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो हमारी और आपकी मुलाकात इसी चैनल पर, इसी समय पर, शानदार प्रश्नों पर एक बार फिर से होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।